हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में संसाधन एवं विकास का पाठ 6 मानव संसाधन को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये 6th लेसन है और इसमें है मानव संसाधन। पाठ का नाम है। यहाँ पर इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए एक बार। पहला चित्र यहाँ देखिए। ये बताइए किसका चित्र है? ये एक अध्यापक का चित्र है। इसी तरह से यहाँ दूसरा चित्र दिया गया है। ये बताइए, ये एक डॉक्टर का चित्र है। ये एक कुल्ली है, यानी कि जो रेलवे स्टेशन पर लोगों के सामानों को, यात्रियों के सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। और ये है एक नर्स। और यहाँ पर ये एक डाकिया है, पोस्टमैन है। और ये जो चित्र दिया गया है, ये चित्र है एक चौकीदार का। और ये सभी मनुष्य किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। सभी का अपना कार्य है। तो किसी भी उपयोगी कार्य में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। तो ये सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसने दिया है कि किसी भी उपयोगी कार्य में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ क्रियाकलाप 1 दिया है और इसमें है कि जनसंख्या की कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा मानव संसाधन संगठन अभिव्यक्त होता है। तो इसमें आयु दे रखा है, लिंग है, आय और आर्थिक स्थिति है, भाषा, साक्षरता, जाति और धर्म, जनसंख्या का आकार और सामाजिक संरचना। ये सभी विशेषताएं जो है वो मानव संसाधन संगठन को अभिव्यक्त करती हैं। अब आगे यहाँ नेक्स्ट आ जाता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें सही कथनों के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाओ। तो पहला यहाँ दिया है, मनुष्य समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। इसको टिक कर देंगे, ये सही है। अनपढ़ व प्रशिक्षणहीन लोगों को उत्पादन में ज़्यादा भागीदारी होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, अशिक्षित महिलाएं शिक्षित महिलाओं से ज़्यादा कुशल होती है, तो ये भी गलत है, इसलिए इसे हम क्रॉस करेंगे। और आगे है यहाँ पर कि निर्धन देशों में मानव संसाधन कम विकसित होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। स्थलाकृति, जलवायु व मृदा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। ये गलत होगा, ये सामाजिक कारक नहीं होंगे। अब आगे है, खनिज भंडार क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसे हम टिक कर देंगे। अब इसी तरह आगे क्रियाकलाप 2 है। इसमें है कि पंचायत, नगर पालिका या विद्यालय के अध्यापकों की सहायता से अपने गांव या शहर की निम्न जानकारी पता करो। अब जैसे कुल जनसंख्या कितनी है वहाँ की, जैसे मैंने लिखा 6000। कुल पुरुष कितने हैं? 3500 पुरुष हैं। कुल महिलाएं कितनी हैं? 2500। गांव या शहर का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो है 20 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिए एक बार, इसने कहा है जनसंख्या घनत्व पता करने का सूत्र। कुल जनसंख्या, जितनी जनसंख्या होती है वो कुल जनसंख्या लिखेंगे, बटे में क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा और घनत्व निकालने का ये सूत्र है। तो इसी तरह से इसने कहा है कि सूत्र के आधार पर अपने गांव या शहर का औसत घनत्व पता करो। तो घनत्व कैसे निकालेंगे? कुल जनसंख्या यहाँ कितनी है? यहाँ पर ये दे रखी है 6000, है ना। तो ये जो 6000 यहाँ जनसंख्या दी है, यहाँ पर देखिए ये रही, ये वाली जनसंख्या, ये 6000 यहाँ लिख दी है। और साथ ही इसके साथ इसने कहा है कि क्षेत्रफल आएगा, ये जो क्षेत्रफल है ये 20 वर्ग प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिया है। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 600 को करेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी ये 300 प्रति वर्ग किलोमीटर
आ जाएगा यहाँ पर ये आंसर। यहाँ देखिए ये रहा। ठीक, अब यहाँ इसने कहा है कि यह पता करो कि तुम्हारे गांव या शहर की जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से कितना कम या अधिक है। तो यहाँ पर देखिए आप, भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है, और हमने अपने शहर की निकाली थी वो है 300 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ शहर की जनसंख्या घनत्व लिख देंगे 300 वर्ग प्रति किलोमीटर, और इसमें से हम घटाएंगे तो भारत की तो पूरी 382 है और शहर की 300 है, तो ज़्यादा किसकी हुई, भारत की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और शहर का कम है। तो हम लिखेंगे शहर की जनसंख्या घनत्व भारत से कम है बराबर, इसको हम घटा देंगे तो ये कितना कम हुआ, ये हुआ 82 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आगे यहाँ है, पुस्तक में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करो एवं अपने गांव या शहर में जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन्हें पहचान कर लिखो। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में है स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु, मृदा, जल, खनिज, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव में 5000 व्यक्ति रहते हैं। इस गांव में वर्ष 2009 में 100 जन्म हुए और 50 मृत्यु हुई, तो ज्ञात करो गांव की जन्म दर कितनी है। जन्म दर 2% होगी, मृत्यु दर 1% और वृद्धि दर होगी 1%। अब यहाँ इसने कहा है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि होगी, या जनसंख्या किससे बढ़ेगी। एक तो जनसंख्या वृद्धि होगी जब जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम, यानी लोग मरेंगे कम और जन्म ज़्यादा होंगे, तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि होगी। दूसरा इसमें से आएगा आप्रवासी अधिक होंगे, अगर बाहर से आने वाले हमारे यहाँ आएंगे लोग तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी। तीसरा इसमें ये वाला आएगा कि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक, अगर परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि होगी। अब आगे यहाँ क्रियाकलाप 3 आ जाता है। इसमें है कि चित्र में दिए गए भारत व जापान के पिरामिड का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पिरामिड भारत का है और ये वाला पिरामिड है जापान का। तो इस पिरामिड को जो है ध्यान से देखना है। यहाँ जो है ये बीच में इस साइड ये पुरुष दे रखे हैं, ये स्त्रियां हैं। यहाँ पर देखिए ये आयु दे रखी कि इस आयु वर्ग के लोग जो हैं और यहाँ तक हैं, यहाँ तक ये, तो सारे ये उसी हिसाब से, ये भी इसी हिसाब से दे रखा है कि 0 से 4 साल के बच्चे इतने हैं, यानी लड़की यहाँ पर लड़के इस साइड, यहाँ पर लड़कियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, यानी कि यहाँ पुरुष हैं। ठीक, 5 से 9 आयु वर्ग के, 10 से 14 के, 15 से 19 के, तो ये इस हिसाब से पूरा पिरामिड जो है दे रखा है। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसमें पूछा है कि किस देश में जन्म दर अधिक है, तो इसमें जन्म दर जो है वो भारत में अधिक है। यहाँ पर जब हम देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए जन्म दर यानी कि 0 से 4 की उम्र के हैं, ये 4 साल की तक के हैं, तो जन्म दर यहाँ पर देखिए यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये लंबा है। और इसी तरह से यहाँ जब जापान का हम देखते तो यहाँ से 0 से 4 के बस सिर्फ इतना ही है ये यहाँ पर। इसका मतलब है कि भारत में जन्म दर ये जो है अधिक है। इसी तरह से अब इसने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस देश में युवा वर्ग अधिक है, ये भारत में है। किस देश में बच्चों की जनसंख्या अधिक है, भारत में जनसंख्या अधिक है। ये पिरामिड को देखने से पता चलेगा। किस देश में भविष्य में युवा शक्ति में वृद्धि होगी, भारत में, क्योंकि वहाँ पर जो है युवा वर्ग ज़्यादा है तो युवा शक्ति में भी वृद्धि होगी। आगे हैं वृद्ध आश्रित लोग किस में अधिक हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। तो जो वृद्ध और आश्रित लोग हैं वो जापान में अधिक है, इसका जापान की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ आगे आ जाता है कि एक आदर्श पिरामिड की कल्पना कर चित्र बनाओ। तो यहाँ पर बच्चों एक आदर्श पिरामिड की कल्पना करनी है, उसका चित्र बनाना है, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आगे दिया है यहाँ क्रियाकलाप 4 और इसमें कि नीचे दिए गए मानचित्र को देखकर बताओ। तो यहाँ पर भारत जनसंख्या घनत्व दिया गया है भारत का। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए सभी बच्चे।
आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए ये पूरे भारत का चित्र है और इसमें यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखा है। ये देखिए ये इंडेक्स है। इसमें क्या है, इसमें 0 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर को जिसमें से डॉट डॉट में दर्शाया गया है। 101 से यहाँ पर ये 101 से 400 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर को जो है इस तरह से खड़ी लाइनों में दर्शाया है। 401 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहाँ पर हैं उसको टेढ़ी लाइनों से दर्शाया गया है और 1001 से अधिक जहाँ पर भी हैं व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो उन्हें जो है बिल्कुल डार्क में दिखाया गया है। तो जैसा कि सबसे पहले हम डार्क का ले लेते हैं, तो डार्क में तो एक यहाँ पर चंडीगढ़ में है, ये दिल्ली है, यहाँ पर द्वीप में दिखाया गया है ना। तो कई जगह हैं ये जो है दिखाया गया, जैसे लक्षद्वीप में दिखाया गया है। तो ये तो हमारे जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहाँ पर देखिए एक बार नीचे बताया है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो राज्य पूछा है इसने, लेकिन जो ये ऊपर डार्क में है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही बातें पूछी है इसने, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो है वो इसमें आ जाएंगे, ये जो है 401 से 1000, यानी कि जो ये टेढ़ी लाइनें दी गई हैं उन टेढ़ी लाइनों में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का जो है वो इसमें आ जाएगा, यानी ये डॉट से दे रखे हैं जहाँ वो वहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए अब जब हम इनको देखेंगे तो सबसे पहले अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देखेंगे, और जब हमने ये देखते हैं तो इन्हें टेढ़ी लाइनों में दर्शाया गया है, यानी ये वाला जो एरिया है ये रहा ये आएगा इसमें। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर ये है बिहार, और ये आ गया यहाँ पर पश्चिमी बंगाल। और अब नीचे देखें तो यहाँ पर ये कर्नाटक आ जाता है और ये है केरल। देखिए तो ये राज्य जो हैं वो अधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले हैं। अब हम कम जनसंख्या घनत्व वाले देखते हैं, उन्हें डॉटेड लाइन से दर्शाया गया। जैसे यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ इन्हें पहले राज्य का दर्जा दिया गया था लेकिन अब इनका राज्य का दर्जा नहीं है, इन्हें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये वाला भाग जो है वो जम्मू कश्मीर कहलाता है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला जो भाग है वो है लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं दोनों ही। ये इनमें जनसंख्या घनत्व कम है, उसके साथ ही जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर देखिए ये डॉटेड लाइन दे रखी है, ये एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी डॉटेड लाइन दे रखी है, ये है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में भी जो है वो यहाँ देखिए मिज़ोरम में भी कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ देखिए हमने लिख दिए हैं इन्हें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। इसी तरह से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिज़ोरम है। और सिक्किम मैंने आपको बताया नहीं क्या, अभी बता देती हूँ। सिक्किम यहाँ पर देखिए ये छोटा सा यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये सिक्किम है। यहाँ देखिए ये है सिक्किम। ठीक है, और ये सभी हमने दर्शा दिए हैं, इसमें बता दिए गए हैं। अब आगे है तालिका में दिए गए आयु वर्गों के सामने आयु वर्ग का नाम लिखो। जैसे 0 से 14 आयु वर्ग के उनको बाल वर्ग कहा जाता है, 15 से 64 आयु वर्ग के हैं उन्हें युवा वर्ग कहा जाता है। युवा और वयस्क वर्ग भी कह सकते हैं आप। ठीक है, युवा और वयस्क भी लिख सकते हैं आप, इसमें वयस्क इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर 65 वर्ष से अधिक के लोग जो हैं वृद्ध वर्ग में आ जाते हैं, बूढ़े लोगों में आ जाते हैं।
आगे है, उपर्युक्त तालिका के आधार पर बताओ कि कौन सा आयु वर्ग किसी देश के विकास में ज़्यादा योगदान देता है और क्यों। तो हम लिखेंगे कि 15 से 64 आयु वर्ग जो युवा वर्ग है वो किसी भी देश के विकास में ज़्यादा योगदान देता है, क्योंकि इस आयु वर्ग के लोगों में काम के प्रति जोश व काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है और युवा सक्रियता, नवाचार और नए विचारों का संचार करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी नई वीडियो में। फिर मिलते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।